हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का ग्रेजुएट लेवल का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 5 जून 2025 से 18 जून 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज के क्लास में 19 जून 2025 के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसमें भी जो सवाल मोस्टली रिपीट हुए थे या फिर जो बहुत ही आसान थे उसको स्किप कर दिए, ठीक है। और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि दो संख्याओं p और m का योगफल 12 है तथा p क्यूब प्लस m क्यूब 360 है तो पी एम का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सिंपल सा सवाल है, बस आपको यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देना है। तो क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं। a हमारा p है, b जो है m है, तो p प्लस m का होल क्यूब हो जाएगा माइनस का 3pm इंटू पी प्लस एम बराबर जो कि दिया है 360। तो यहाँ पर लिख देंगे। अब वैल्यू रख देखिए, p प्लस एम इन दोनों का योगफल 12 है तो यहाँ पर 12 का क्यूब आ जाएगा जो कि होता है 1728, ठीक है। आप ये छोटा छोटा नंबर का क्यूब याद रखिए। माइनस 3pm और p प्लस एम 12 है तो यहाँ पर गुना 12 हो जाएगा बराबर 360। अभी क्या करेंगे, ये माइनस वाला को इस तरफ भेज देंगे, उधर से 360 को इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर 1728 माइनस का 360 हो जाएगा बराबर 12 या 36 pm यहाँ पर हो जाएगा। pm का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इसको पहले घटाइए, ये आएगा 8, यहाँ पर 6 और यहाँ 16 में से 3 घटा 13 और ये जो 36 है इस तरफ से इस तरफ भाग में आ जाएगा बराबर बच जाएगा pm। कटाना है इसको, ठीक है। 8 3 11 7 18, 9 से ऊपर नीचे कट रहा है और 2 से भी कट रहा है तो 18 से कटाएंगे दो बार में। 18 सत्ते 126, 18 छाके 108, 2 से ये कट जाएगा 38 बार में। तो pm का वैल्यू क्या आ गया, 38। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर एसी है, जहां बिंदु डी और बिंदु ई क्रमशः भुजा ए बी और बी सी पर है, ठीक है। यदि बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए डी 19 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और समलंब ए डी ई सी का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एक डायग्राम हम लोग बना लेंगे यहाँ पर। ये मान लीजिए वो ट्रायंगल है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। इसमें अब देखिए ये दोनों भुजा पर ये दोनों पॉइंट स्थित है तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बी कॉमन है तो बी को हमेशा ऊपर रखेंगे, ठीक है। आपको इस दोनों में कॉमन देख लेना हमेशा, ताकि आपको डायग्राम सीधा दिखेगा और सवाल आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। बी अगर ऊपर है तो ए आप यहाँ पर ले सकते हैं और सी यहाँ पर ले सकते हैं। तो ए बी पर बिंदु डी है तो ए बी पर मान लीजिए कहीं पर ये जो है बिंदु डी है आपका, और बी सी पर ई है तो कहीं पर यहाँ मान लीजिए ये ई है, और डी से ई को मिलाइए। कह रहा है डी जो है वो ए सी के क्या है, पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। और दिया हमारे पास बी डी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बी से डी ये है 2 सेंटीमीटर और ए डी 19 है तो नीचे वाला ए डी ये हो गया 19। तो कह रहा है कि त्रिभुज बी डी ये छोटा वाला त्रिभुज और समलंब ए डी सी ये नीचे वाला समलंब जो है इसका एरिया का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये दोनों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर ये दोनों समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात के स्क्वायर में क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल का रेशियो निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि छोटा वाला ट्रायंगल का भुजा अगर 2 यूनिट है तो बड़ा वाला का कितना होगा, नीचे 19 है ऊपर 2 है तो बड़ा वाला का टोटल हो गया 19 2 21। तो किस रेशियो में एरिया होगा, छोटा वाला त्रिभुज जिसका बात कर रहा है ये बी डी, इसका 2 है, भुजाओं का अनुपात लिख देते हैं 2 अनुपात 21 हो रहा है। तो एरिया का स्क्वायर रेशियो जो है इसके स्क्वायर में होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया में अगर आप ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो आपको ये समलंब का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो छोटा वाला ट्रायंगल का 4 है और बड़ा वाला का 441 है, उसमें छोटा वाला को माइनस कर देंगे 4 तो ये बच जाएगा 437। तो ये रेशियो आपका आंसर होगा 4:437, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते। एक दुकानदार ने एक पुस्तक 36% की हानि पर इतना में बेची, 24% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए अगर वो 36% का हानि पर बेच रहा तो कितना होगा सेलिंग प्राइस, 100 में 36 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 64%, ठीक है।
इतना सेलिंग प्राइस है, लेकिन यहाँ एक्चुअल में रुपया में दे रखा है 544, तो ये 544 रुपया के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि अगर ये 24% लाभ प्राप्त करना चाहता तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए, अगर वो 24% प्रॉफिट लेगा तो सामान कितना में बेचेगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा परसेंटेज में, 100 + 24 124%। ठीक है, तो 64 का दिया है, 124 का हमें निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, 544 को 64 से डिवाइड करना होगा और 124 से गुना करना होगा। अब आप कटा सकते हैं यहाँ पर, देखिए 8 से कट रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, 16 चौके 64, 16 तिया 48, फिर 64 आया, 16 चौके 64, 4 से ये कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 1 का 4, तो इकाई अंक देख लेंगे, 4 1 का 4 आ रहा है, तो जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 4 है। एक ही ऑप्शन में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, चार संख्याएं का अनुपात ये है, इन चार संख्याओं का योगफल 2289 है, तो पहली और तीसरी का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहली ये है, तीसरी ये है, 11 5 16। ठीक है, तो 16 का मल्टीपल आंसर होगा। पहले इन चारों का योगफल कितना हो रहा है, 11 19, ये हो गया आपको 30 5 35 7 42, यानी 42 यूनिट का ये वैल्यू है 2289। ठीक है, हमें निकालना है पहली और तीसरी, तो 11 5 16 हो रहा, तो 16 से गुना करके 16 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो 42 है, 21 का मल्टीपल, 21 से कटाएंगे 2 बार में, 21 से 1 बार में, और 18 हुआ, 9 आएगा 189, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 21 नमा 189 होता, 2 से 8 बार में कटाएंगे, तो यह गया 800 और 72। ठीक है, तो 872 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 9:7 का तुल्य अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो आपको खोजना है कि इन्हीं का कोई मल्टीपल होगा, 7 का पहला और दूसरा 9 का, तो देख लेंगे 7 का मल्टीपल यहाँ पर है, 7 दाही 70, तो इधर भी 9 दाही 90 होना चाहिए, 90 है भी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसका मान याद करना है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, 3 से काट देंगे इसको 2 बार में, 8 दूना 16, तो ये वैल्यू आ गया आपका 16। ये वाला में कितना होगा, 18 में से 2 घटेगा 16। ठीक है, और 2 से इसको काट देंगे 3 बार में, और 3 से 6 को काट देंगे 2 बार में, 2 से 16 को काट देंगे 8 बार में, तो यहाँ का वैल्यू आ गया कितना, 8। जिसको गोल घेर दिया वो वैल्यू आ गया कोष्टक के अंदर का, और यहाँ पर कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 28 है, भाग है तो गुना कर देंगे, ये 3 तिया 9, तो 1/3 हुआ, तो ये पलट जाएगा 3 हो जाएगा सिर्फ, ये वैल्यू आ गया। उसके बाद आगे गुना है और यहाँ का वैल्यू 8 आया है। ओके, यहाँ भाग है और वैल्यू आया है 16, तो 16 को नीचे दे दीजिए। ठीक है, यहाँ को से गुना हटा दीजिए, 8 से 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 14 बार में, 14 तिया 42 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, एक समचतुर्भुज के विकर्ण इस अनुपात में है तथा परिमाप 102 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अच्छा सवाल है। अब देखिए ये समचतुर्भुज है जिसका बात ये कर रहा है, इसका आप नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। अगर इनके विकर्ण खींचे तो किस तरह का विकर्ण होगा, ए से सी को मिलाएंगे, एक विकर्ण ये हो गया, और डी से बी को मिला देंगे तो एक विकर्ण ये हो गया, और कह रहा है कि इनके जो विकर्ण है वो 8:15 में है। आप समचतुर्भुज के बारे में एक चीज़ जानते होंगे कि इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है डी सी, इसका नाम ओ कर दीजिए, डी सी ओ, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगर इनके विकर्ण का अनुपात 8:15 है, यानी पूरा ए सी और डी बी का अनुपात 8:15 है, तो इनके हाफ हाफ का रेशियो भी यही होगा 8:15, तो आप इसको लिख सकते हैं ये 8 यूनिट होगा और ये 15 यूनिट होगा। ठीक है, ये आधा का ही हम बात कर रहे हैं, अगर पूरा ये रेशियो में तो आधा भी इसी रेशियो में होगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अगर ये 8 है, ये 15 है और ये समकोण है, तो ये कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए, ट्रिपलेट होता है 8 15 17 का। और यहाँ पर समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 102। अगर समचतुर्भुज का परिमाप 102 है तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, 102 को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, यही इसका भुजा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका जो भुजा यहाँ पर हम लोग निकालें रेशियो में 17 यूनिट, जबकि यहाँ कितना है 102/4, तो ये 102/4 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट का आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 17 से 6 बार में, और 6/4 जिसको आप 1.5 बोल सकते हैं, 1.5 गुना, या 3/2 फ्रैक्शन में ही लिख दीजिए। तो इतना जो है सेंटीमीटर आपका 1 यूनिट का वैल्यू है।
अगर ये 1 यूनिट का वैल्यू है तो 8 का कितना होगा, 1.5 गुना करना आपको, 8 का 1.5 गुना 12, तो ये 12 हो गया ये वाला। और ये 15 का 1.5 गुना करना है तो ये आ जाएगा 22.5। अगर ये 22.5 है आधा तो ये भी 22.5 होगा, और ये 12 है तो ये भी कितना होगा, 12 होगा। तो इनके विकर्ण का जो है लंबाई हमें पता चल गया है। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 गुना D1 गुना D2। तो वैल्यू रख देंगे 1/2। D1 कितना है, ये देखिए 22.5 और 22.5 कुल मिला के 45 हो गया, गुना D2 कितना है, 12 + 12 24। कटाएंगे इसको 2 से, 12 12 में 12 गुना 45 करना है, तो 480 + 60 540 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, 2000 की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा सवाल है, बस आपको दिन काउंट करना है। 3 फरवरी से जो है काउंट करना, तो फरवरी में 2023 का फरवरी में 28 दिन होंगे, उसमें 3 दिन बीत गया तो बचा कितना, 28 में 3 घटाएंगे 25 दिन, तो 25 दिन फरवरी का। उसके बाद मार्च आएगा, 31 दिन का मार्च होता है। फिर अप्रैल में 17 दिन लेना है, ठीक है, तो 17 ले लेंगे। तो कुल मिला के ये हो गया आपको 30 20 50 10 60 8 68 5 73 दिन, यानी 73 दिन का ब्याज आपको कैलकुलेट करना है। तो मूलधन है 2000, रेट कितना है वार्षिक 6%, यानी 6/100 गुना, ये जब कैलकुलेट कर देंगे तो 1 साल का निकलेगा, लेकिन हमें 73 दिन का ही निकालना, तो 73/365 कर देंगे। ठीक है, 365 इसलिए कि ताकि ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाए। तो ये कट जाता है 5 बार में, और ये 2 जीरो काट देंगे यहाँ से, 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 गुना 6 24 रुपया इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, यदि द्विघात समीकरण ये के मूल वास्तविक और बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, 0 होता है, यानी B² - 4AC 0 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 0 कर लेते हैं। b हो गया, ये x का गुना क्या है, -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा प्लस में। ठीक है, B² हो गया, -4AC, तो 4 आएगा। a क्या है, x² गुना k है, तो k, c है 1, तो 1 रहने दीजिए, बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, तो 4 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 4 k को इस तरफ भेजेंगे, फिर 4 को इस तरफ लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, 16 को काट देगा 4 बार में। आगे बढ़ते, नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का भी सवाल कई बार रिपीट हुआ है, फिर भी ले लिए ताकि ये आपको अच्छे से मतलब आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना, तो सबसे पहले आपको खोजना होगा बहुलक वर्ग कौन सा है। तो ये जो मरीजों की संख्या है यही आपका फ्रीक्वेंसी होता है। तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, ये है 36, तो ये जो है आपका बहुलक वर्ग है। ठीक है, तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, L + F1 - F0, नीचे होता है 2F1 - F0 - F2 और गुना H। ठीक है, ये अलग रखिए, तो वैल्यू रखना है। तो ये जो बहुलक वर्ग है इसमें छोटा वाला जो ये वर्ग अंतराल है 50, ये आपका L होता है, प्लस F1, ये जो इसका फ्रीक्वेंसी है यही F1 होता है, तो F1 कितना हो गया 36, माइनस F0, अगर ये F1 है तो ये आपका F0 होता है और ये आपका F2 होता है। ठीक है, तो F1 ये हो गया, F2 F0 में आ जाएगा 15, और नीचे 2F1, यानी 36 का 2 गुना आएगा 72, माइनस का F0 और F2 दोनों जोड़ के घटा दीजिए एक ही साथ, 15 और 17 ये हो जाएगा 32, तो 32 यहाँ पर आप घटा दीजिए, और गुना H क्या होता है, ये जो अंतराल है वो H होता है आपका, यानी 10 का गैप है तो 10 आ जाएगा H। 50 प्लस ये घटाइए, आपका आएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 1 और यहाँ पर 2 21, और नीचे आ रहा है 40 गुना 10, तो 0 तो कटेगा ही, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, उसके बाद 25 आएगा, तो 50 5 55.25 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, माना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज QPR क्या है, समरूप है, और इन दोनों के एरिया का रेशियो 64:121 है। AB 11 है, BC 7 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर है, QR जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है।
और उनके संगत भुजाओं के स्क्वायर में जो है एरिया का रेशियो होता है। अगर आपको एरिया का रेशियो यहाँ दिया गया है तो संगत भुजाओं का अनुपात आप निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, एरिया के रेशियो का वर्गमूल लेना होगा, ठीक है। तो इसका जो संगत भुजा का अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 और 121 का 11, यानी इस अनुपात में जो है भुजा होगा। इसका लिखते हैं, क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर। तो क्यू आर के संगत कौन सा है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये है आपका क्यू आर। तो इसी तरह से यहाँ भी आपको देखना है ए सी। तो क्यू आर और ए सी ये दोनों भुजा संगत है और इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, 8 है 11। ए बी सी का त्रिभुज जो ए बी सी है उसका भुजा क्या है, ए सी है, तो ये 8 यूनिट होना चाहिए और ये 11 यूनिट होना चाहिए, ठीक है, ये रेशियो। और यहाँ पर जो है ए सी का वैल्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो रेशियो में 8 यूनिट का वैल्यू 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 11 यूनिट यानी क्यू आर का वैल्यू भी 11 सेंटीमीटर ही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, एक व्यापारी ने 66,000 में एक सीलिंग फैन खरीदा। वह इसके अंकित मूल्य पर 56% की छूट देता है और फिर भी 69% का लाभ अर्जित करता है। सीलिंग फैन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, हम आपको कई बार बताए हैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं क्रय मूल्य और ये है मार्क प्राइस अंकित मूल्य। इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट है तो प्लस भी करेंगे, अगर लॉस है तो माइनस का लॉस परसेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करना है, वैल्यू रखना है। तो इतना में खरीदा तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, तो ये 66,000 है। नीचे मार्क प्राइस हमें निकालना, तो इसको मार्क प्राइस रहने देंगे, बराबर 100 माइनस डी, डिस्काउंट परसेंट 56 है तो 100 में 56 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 44। और नीचे 100 प्लस पी, पी कितना है 69, तो 169 हो जाएगा नीचे। क्लियर है। अब देखिए, आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि 44 का 66 हो रहा है, ठीक है, 3 जीरो को फिलहाल छोड़ दीजिए। तो 44 का 66 1.5 गुना है और यहाँ पर 3 जीरो है, तो यानी कहने का मतलब ये कितना गुना है, 1500 गुना है। आप इस तरह से सोचेंगे तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका भी कितना गुना कर देना है, 1500 गुना। जब आप 1500 गुना 169 करिएगा तो क्या वैल्यू मिलेगा, लास्ट में 2 जीरो मिलेगा। उसके बाद कुछ आएगा गुना करने के बाद, लास्ट में 2 जीरो केवल पहला ऑप्शन में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 63 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। आसान सवाल है फिर भी ले लिए हैं। देखिए, ए और बी जो है मिलकर 14 दिन में करते हैं और केवल ए जो है इसको कितना दिन में करते हैं, 63 दिन में। तो दोनों का एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा, कितना होगा, 63 अगर ले लें तो इसका 7 है ही, 2 नहीं है, 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर ए प्लस बी 9 है और एक अकेले 2 है तो बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 9 माइनस 2 यानी कि 7 यूनिट होना चाहिए। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि बी उसी काम का आधा भाग कितने समय में करेगा। तो पूरा काम तो ये है, इसका आधा, तो आधा 1/2 करेंगे यानी कि 2 कट जाएगा, 63 बचेगा। तो 63 यूनिट काम करना है, बी का एफिशिएंसी 7 है तो 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना टाइम मिलेगा, 9 दिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, एक दुकान में 2 पैक में मोमबत्तियां बिकती है। पैक ए में 5 मोमबत्तियां 4 रुपया प्रति मोमबत्ती की दर से और पैक बी में 5 मोमबत्तियां 6 रुपया प्रति मोमबत्ती की दर से पैक है। प्रति मोमबत्ती औसत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, दोनों पैक का आप रेशियो ले लीजिए, पैक ए और पैक बी। 5-5 मोमबत्ती है तो 5-5 कट जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1:1। पहला पैक का प्राइस है 4 रुपया और दूसरा पैक का प्राइस है 6 रुपया। अब आपको निकालना है ओवरऑल एवरेज। तो यहाँ पर आप किसी एक को मान सकते हैं, नहीं तो वेटेड एवरेज से लगाना यहाँ पर बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको गुना करके जोड़ना होता है। तो 4 एका 4, 6 एका 6, जोड़ के 10 होगा। उसको टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करना होता है। क्वांटिटी यहाँ पर 1 + 1 2 है तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 रुपया जो है इसका एवरेज प्राइस आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका मान किसके बराबर है, आपको डेसिमल देखना है। यहाँ देखिए, 1 अंक के पहले दशमलव, यहाँ पर 3 अंक के पहले दशमलव, यानी गुणनफल जो भी होगा उसमें 3 + 1 4 अंक के पहले पॉइंट होना चाहिए। अगर यहाँ देखें तो 3 3 6 नहीं होगा आंसर। यहाँ पर 1 2 2 अंक के पहले आ रहा नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ पर 2 2 4 अंक के पहले पॉइंट हो रहा है, ये आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 1 2 3 3 6 अंक के पहले पॉइंट हो रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। यासिका ने 216 रुपया में 6 सेब और 6 आम खरीदे। जब एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है और एक आम की कीमत वही बनी रहती है, तो 5 सेब और 5 आम की कीमत 162 रुपया हो जाती है। 7 सेब और 2 आम की मूल कीमत कितनी है? ठीक है, तो इसमें जो है इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 सेब 6 आम बराबर है और ये भी 6 से कट रहा है तो हम लोग काट देंगे। 6 का 6, 6 का 6 और ये कट जाएगा 36 बार में। यानी हम कह सकते हैं कि एक सेब और एक आम का कीमत कितना है? 36 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इक्वेशन बना लीजिए। क्या इक्वेशन बनेगा? सेब का प्राइस ए मान लेते हैं, एप्पल, तो एक सेब का ए हो जाएगा और एक आम का मैंगो मान लेते हैं एम, तो एम हो जाएगा। दोनों का योगफल 36 है। ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा कह रहा है जब एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है। अगर 30% कम हो गया तो वैल्यू कितना बन गया? 70%, जिसको आप 0.7 कह सकते हैं। ठीक है, 70% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.7 ही होता है। तो यहाँ पर क्या करना आपको, ये देखना 5 सेब खरीद रहा है और 8 आम, और कितना रुपया लग रहा है? 162। तो अब एक सेब का प्राइस कितना रह गया? ए गुना 0.7, क्योंकि यहाँ 30% जो है वैल्यू डिक्रीज हो गया है। ये हो गया आपका एक सेब का प्राइस। इस तरह का 5 सेब खरीदा तो गुना 5 कर दीजिए, प्लस एम का प्राइस यानी मैंगो का वही रहता है, तो 8 मैंगो है तो 8 एम हो जाएगा बराबर 162 रुपया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए तो ये कितना बन जाएगा? 3.5 ए। ठीक है, 3.5 ए। आप क्या करिए, इसको 2 से गुना करके डेसिमल को हटा देंगे। 2 से गुना करेंगे तो 3.5 दूना 7 ए हो जाएगा, प्लस 8 दूना 16 एम हो जाएगा बराबर 162 दूना 324 हो जाएगा। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर 7 ए है, यहाँ 16 एम है, तो किसी एक को बराबर कर लीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 से गुना कर देंगे ताकि ए जो है 7 ए बन जाए और ये कट जाए। तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 ए, ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर 7 ए प्लस का 7 एम बराबर 36 सतह, तो 18 सतह 126 का 2 गुना 252 हो जाएगा। अब पहला में से दूसरा इक्वेशन माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा। ये 16 में से 7 घटा 9 एम, इधर कितना बचेगा? 48 24, ये हो जाएगा 72। 9 से ये कट जाएगा 8 बार में, तो मैंगो का प्राइस आ गया 8 रुपया। अब एम का वैल्यू इसमें रखेंगे तो ए का वैल्यू कितना होगा? 8 उधर घट जाएगा तो 28 रुपया। 7 सेब है तो 7 गुना सेब का प्राइस कितना? 28, तो 7 गुना 28 प्लस 2 आम है तो 2 गुना आम का प्राइस 8 निकला, तो 8, 28 सत्ते 196 प्लस 16, ये हो जाएगा 212 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि ए प्लस बी 33 और ए माइनस बी 37 है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा। ठीक है, तो ये फालतू का दे रखा है, आप यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 33 रख दीजिए, यानी 33 का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है 1089। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अमित, अर्जुन और अन्या की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि अमित और अन्या की औसत आयु 35 वर्ष है तो 2 वर्ष बाद अर्जुन की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग अर्जुन की आयु निकाल सकते। देखिए अमित, अर्जुन और अन्या तीनों ए से शुरू है, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा 3 आदमी का औसत है 30, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? 30 को 3 से गुना कर देंगे यानी 90 साल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अमित और अन्या यानी 2 आदमी का जो है एवरेज है 35, तो इसका योगफल कितना होगा? 35 को 2 से गुना कर देंगे क्योंकि 2 आदमी, तो 35 दूना 70 हो जाएगा। ये 3 आदमी का, ये 2 आदमी का, अगर 3 में से 2 घटा देंगे तो तीसरा आदमी का निकलेगा कितना? 90 में से 70 घटा 20, तो 20 साल का है अभी कौन? अर्जुन। पूछ रहा 2 वर्ष बाद, तो आप इसमें 2 और जोड़ दीजिए तो 22 साल आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर वह 15, 12, 18 और 29 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि 8 घटाने के बाद वो 15 से डिविजिबल है। इसका मतलब 8 घटाने के बाद उस संख्या का इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 5 होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई नंबर रहा तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। देख लेंगे ऑप्शन, अगर इसमें 8 माइनस करेंगे तो 15 में 60 घटा 7, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर 8 घटाएंगे तो इकाई अंक आपको 0 मिलेगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी किसी में भी 8 घटाने के बाद ना ही 0 बन रहा ना ही 5 बन रहा। आगे बढ़ते हैं। एक बाइक 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगली 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल निकालना तो कुल दूरी बटा कुल समय कर देंगे हम लोग। तो देखिए कुल दूरी कितना है? 80 किलोमीटर यहाँ
और 45 किलोमीटर यहाँ जा रहा है। तो 80 + 45 ये हो गया 125 किलोमीटर। ठीक है, अब समय निकालना। देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 80 किलोमीटर जाएगा तो 2 घंटा का टाइम लगेगा। सीधा सीधा 40 इसको डिवाइड कर देंगे 2 बार में। उसी तरह यहाँ 15 की स्पीड से 45 किलोमीटर जाएगा तो 3 घंटा का टाइम लगेगा। तो 2 घंटा यहाँ, 3 घंटा यहाँ, तो 5 घंटा से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करिए तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 7 गुना होगा। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह के भी सवाल हम लोग कर चुके हैं, फिर भी ले लिए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना किया है। 2 गुना आप वैल्यू को कर रहे हैं तो कितना बढ़ा रहे हैं, जितना वैल्यू है उतना ही बढ़ा रहे हैं, तब जाके 2 गुना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका जो विक्रय मूल्य है वो SP है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ही यहाँ पर बढ़ जाएगा। और एक चीज़ आपको हम कई बार बताएं कि जितना आप सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे आपका लाभ भी यानी प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। तो सेलिंग प्राइस 1 गुना बढ़ा रहे हैं तो लाभ कितना गुना बढ़ रहा है, लाभ जो है 7 गुना हो रहा है। इसका मतलब ये 6 गुना लाभ बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, 6 और 1। यानी अगर आप 6 में बेच रहे हैं तो आप 1 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपका क्रय मूल्य कितना है, 6 - 1 5। आपका परसेंटेज निकालना तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 1 है किसके ऊपर, 5 के ऊपर, तो 1/5 होता है 20%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्रय आंसर है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी सामान को 10 रुपया में खरीद रहे हैं और 20 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है, और आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस को 5 रुपया बढ़ा दिया। पहला कंडीशन में अगर देखें तो आप 10 रुपया का यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहे थे। अगर आप सेलिंग प्राइस 5 रुपया बढ़ा दिए तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 25 हो गया। अब आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 का सामान आप 25 में बेच रहे हैं तो 15 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस हमने 5 बढ़ाया तो प्रॉफिट भी कितना बढ़ गया, 10 से 15 ये भी 5 बढ़ गया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, जितना आप सेलिंग प्राइस बढ़ाते हैं उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, दो संख्याएं 7:11 में है। यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 20 की कमी की जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल संख्याओं का योगफल तो निकाल लेंगे हम लोग। 7:11 में है तो इनका योगफल 18 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 9 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर 2 ही है केवल, बाकी नहीं होगा। आपको निकालना है तो इनिशियल रेशियो ये है, बाद का रेशियो 2:3 है। ये किस कारण से हुआ है, पहली संख्या में 10 का वृद्धि हुआ तो प्लस का 10 होगा, और दूसरी संख्या में 20 का कमी है तो यहाँ पर माइनस का 20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। अगर यहाँ पर डिफरेंस ले तो 7×21 और 22 डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का, जबकि नीचे कितना का डिफरेंस है, देखिए 10×30 इधर 20×40। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 1 का प्लस है 1 का माइनस है, तो इस कंडीशन में गुना करके हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 40 + 30 70 हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोनों का चिन्ह सेम रहता, दोनों या तो प्लस में रहता या माइनस में, तो दोनों का डिफरेंस ले लेते। ठीक, बड़ा में से छोटा को घटा के। तो 1 यूनिट का वैल्यू 70 है, हमसे मूल संख्या यानी कि 11 7 18 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 का 70 तो 18 का कितना, 126 पर 1 0 1260। आगे बढ़ते हैं। एक बैंक 7.4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। एक ग्राहक 1 वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 8,022 रुपया जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसे मिलने वाली राशि क्या होगी। ठीक है, देखिए इस तरह के भी सवाल हम लोग 2-3 शिफ्ट में पीछे कर चुके हैं, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। आप लोग खुद से इसको ट्राई करके सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसका संख्यात्मक मान ज्ञात करना। ठीक है, आप थीटा का कोई भी वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो देखिए इसको सॉल्व करना भी आसान है। 1 + cot² थीटा क्या होता है, ये होता है cos² थीटा। ठीक है, तो देखिए 4/sec², तो 1/sec² क्या हो जाएगा, cos² हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये वैल्यू आपका क्या बनेगा, 4 तो रहेगा ही, और 1/sec² के बदले आप लिखेंगे cos² थीटा, प्लस यहाँ भी उसी तरह 3/cos² हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 sin² थीटा, क्योंकि 1/cos² थीटा बराबर sin² थीटा होता है, और प्लस का sin² पहले से भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 + 1 यानी 4 sin² थीटा होगा। यहाँ पर 4 cos² थीटा है,
और अगर कॉमन ले तो कोष्टक के अंदर बनेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 4 1 का 4 ही इस सवाल का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग पहला शिफ्ट के सारे सवाल कंप्लीट कर लिए। अब इसका दूसरा शिफ्ट शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 20 रुपया प्रति केजी के क्रय मूल्य वाला सेंधा नमक 17 रुपया प्रति केजी पर बेचता है, लेकिन वह 1134 ग्राम के बजाय 567 ग्राम ही तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, देखिए, वो जो दुकानदार है वो 20 रुपया प्रति केजी खरीदता है, लेकिन वो 17 रुपया प्रति केजी पर ही बेचता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 20 का सामान आप 17 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन आगे क्या कर रहा है ये, वो 1134 ग्राम कह के बेचता है। ठीक है, कितना बेचता है? 1134 ग्राम, लेकिन वो एक्चुअल में देता है कितना है? 567 ग्राम ही देता है। तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट है, क्योंकि वो 567 ग्राम अगर ओरिजिनली वो तौल के बेच रहा है तो उतना ही उसका पैसा जा रहा है उसमें, लेकिन वो ग्राहक से कितना ले रहा है? 1134 ग्राम का पैसा ले रहा है। तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट है। तो आप यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, उसके बाद लाभ परसेंट निकाल लेंगे। देखिए, ये सीधा सीधा 2 गुना, तो ये कट जाएगा एक बार में, ये 2 बार में। 2 से आप यहाँ पर कटा सकते हैं 10 बार में। तो 10 का सामान 17 में बिक रहा है, 7 का प्रॉफिट है 10 के ऊपर, तो 7/10 70%। तो 70% लाभ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि साइन बी √3/2 है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है? 60 डिग्री का। तो बी का वैल्यू हो गया आपका 60 डिग्री। अगर एंगल 60 डिग्री है तो वही चीज़ यहाँ पर रख के कैलकुलेट कर लीजिए। तो √3 है ही, गुना कौशिक भी, यानी कि कौशिक 60 का मान कितना होगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। प्लस सेक भी, यानी सेक 60 का मान 2 होता है, माइनस का 4। √3 कट जाएगा, 2 + 2 4, 4 में 4 घटा 0। तो कुल मिला के 0 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि पहली संख्या का 18% दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, 4/5 फ्रैक्शन में इसको आप 80% बोल सकते हैं। ठीक है, आपको ये पता होगा। तो पहली संख्या मान लेते हैं x है, इसका 18% बराबर है दूसरी संख्या y, इसका 80%। तो x और y का क्या रेशियो बना? काट दीजिए, 2 से 9 बार में, 2 से 40 बार में। तो ये x और y का रेशियो 40/9, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए, 2 से कट जाएगा 12 6 बार में, 18 में 6 घटाएंगे तो 12। आगे 2 2 कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया। 1 गुना 12 करेंगे तो 12 ही इसका मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू 12 आया। इधर 24 गुना 6, 24 गुना 6 144 होता है, और इधर 12 आ गया। तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, इकाई अंक 8 यहाँ पर दिख रहा है। वैसे भी आप देख सकते हैं ये 12 का स्क्वायर है, यहाँ 12 है, तो कुल मिला के 12 का क्यूब, जो कि हो जाएगा 1728। आगे बढ़ते हैं। एक यात्रा का 1/3 भाग 31 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। अगला 1/3 भाग 4 किलोमीटर के चाल से, तथा शेष यात्रा 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल में आपको एलसीएम मेथड से करना सही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है रेशियो? दूरी का 1/3 कर रहा है, फिर आगे भी 1/3। जब 2 बार 1/3 हो गया तो बाकी शेष यात्रा भी कितना रहा? 1/3 ही रहा। यानी डिस्टेंस का रेशियो 1:1:1 है, बराबर का अनुपात है। ठीक है, तो लिखते हैं। पहला है स्पीड 31, दूसरा स्पीड कितना है? 4, तीसरा स्पीड कितना है? 34। इनका एलसीएम निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा एलसीएम? देखिए, 34 अगर एलसीएम मान लें बड़ा वाला, तो 4 का 2 है, 2 नहीं, 2 से गुना कर देंगे, और 31 का कुछ नहीं इसमें, तो 31 पूरा का पूरा गुना होगा। अगर 31 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 31 कट जाएगा, 34 दूना 68 आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 बार में, 2 से 17, 17 गुना 31 करना, तो 510 गुना प्लस 17, ये हो जाएगा 527। और यहाँ पर 34 से 34 कट जाएगा, 31 दूना 62। और इसी के सामने आपको ये दूरी का भी अनुपात लिखना होता है। दूरी क्या दिया है? 1:1:1। ठीक है, अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। उसके लिए आपको ये जो है ये लेंगे टोटल 34 गुना 2 गुना 31। उसके बाद रेशियो को जोड़ देंगे, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर गुना 3 कर देंगे, और नीचे इसका गुना करके, ठीक है, सबका सब में गुना करके जोड़ देंगे। तो सब में एक ही है, तो सीधा सीधा इसको जोड़ लेंगे हम लोग। जोड़िए, कितना हो रहा है? 8 7 15, 2 17, बचा 1, 6 1 7 2 9, 6 15,
बचा एक, 5 एक 6, 657। अब बात रहा कटाने का, तो 7 5 12 6 18, 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे एक बार में, ठीक है। और यहाँ भी आपका ये 31 है, ठीक है। यहाँ देखिए एक छूट गया था, अभी गलत हो सकता था। तो 3 से एक बार में, 3 से 3 दूना 6 और 19, 219 आया। अब ये 31 से कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा, ठीक है। 34 में 17 17 से कट रहा, नहीं कट रहा। तो अब नहीं कटेगा, गुना करके आपको भाग देना होगा। तो 34 दूना 68 हो गया ये, 68 गुना 31 करना, तो 68 का 8 आ जाएगा, बचा 6। 68 तिया, इधर 180 प्लस 24 204, उधर से कितना बचा था 6, तो 210 और नीचे 219 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि 219 से अगर हम लोग इसमें भाग दें तो ये 10 बार में 2190 हो रहा है, तो 9 बार में लगेगा, उससे कम में तो नहीं लगेगा। तो 9 के बाद डेसिमल यहाँ पर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको भाग देने की आवश्यकता भी नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आगे बढ़ते, लोगों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष, 30% महिलाएं और बाकी बच्चे हैं। लिखते हैं तीनों का रेशियो मेन है, वोमेन है और चिल्ड्रेन है। क्या रेशियो है? यहाँ पर 20% आ जाएगा और महिलाएं 30% है, तो बाकी बचे कितने? 100 में से 50 इधर आ गया, तो 50% बच्चे बच गए। अगर आपको रेशियो लेना है तो कटाना होगा, 0 से 0 काट देंगे सारे का, तो रेशियो यही हो गया 2:3:5। रहने दीजिए। इनका जो वजन है क्रमशः दे रखा है 50 40 40, तो ये 50 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा और ये 40। आप यहाँ पर कोई भी तरीका अपना सकते हैं, वेटेड एवरेज या फिर डेविएशन। तो हम लोग ये दोनों इक्वल है तो मान लेंगे एवरेज जो है यही है 40, तो ये 40 के बराबर है। तो एवरेज इसको कंपेयर करना, तो ये 10 अधिक है ना, तो उसका क्वांटिटी 2 है, तो 10 दूना 20 यहाँ पर अधिक हो गया। तो ये 20 जो अधिकता आया है इसको बांटेंगे टोटल क्वांटिटी में, तो 2 3 5 5 5 10, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 कटेगा, 40 + 2 42। इस सवाल का ओवरऑल एवरेज होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, यदि 425 केले 3 बंदरों के बीच इस अनुपात में उल्लिखित क्रम में वितरित किए गए तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले? तो सबसे पहले फ्रैक्शन को आप हटाइए, तो उसके लिए 3 × 5 = 15 से गुना करना होगा। तो 3 से 5 बार में 5 × 8 = 40, दूसरा का 5 तिया 3 × 7 = 21, तीसरा का 3 × 8 = 24 आ जाएगा। तो 24 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं निकाल के, तीनों का योगफल 40 20 60 20 80 5 85 है, जबकि टोटल यहाँ पर है 425, तो 85 यूनिट 425 के बराबर होगा। हमें निकालना 24 का, तो देखिए 85 का ये 5 गुना है, तो इसका भी हम लोग 5 गुना करेंगे तो 120 केले आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते, द्विघात समीकरण ये है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो इसका मूल कैसे निकलेगा? तो आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला जानते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac/2a। ठीक है, अगर हम लोग देखें फॉर्मूला में तो b कितना है, माइनस का 7, तो 7 आएगा, कटने वाला तो है नहीं, यानी 2a नीचा पूरा का पूरा रहेगा, तो 2a होगा कितना, a देखिए 3 है, 2 में गुना होगा तो इसका वैल्यू 6 बनेगा। तो आप ऑप्शन में देखिए कहाँ पर नीचे 6 है, केवल एक ही ऑप्शन आपको नजर आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको इसको सॉल्व करना है तो वैल्यू यहाँ से रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते, यदि वृत्त की त्रिज्या 16.2 इकाई और चाप की लंबाई 5 इकाई हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले इसको आप समझिए, मान लीजिए कि ये जो है वो वृत्त है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, इसका ये क्या है, केंद्र है, और ये मान लीजिए कि त्रिज्यखंड है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। रेडियस कितना दे रखा है, 16.2, और चाप की लंबाई है 5 इकाई। तो ये जो चाप है वो चाप है क्या, देखिए ये जो चाप है ये वाला डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 5, ठीक है, 5 यूनिट, और आपसे पूछ रहा है कि इस एरिया का मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो या तो आपको एंगल चाहिए, ना ही तो पूरा का परिधि चाहिए। तो हम लोग इसका एरिया अगर कैलकुलेट करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालें तो πr² होगा, लेकिन हमें निकालना है कितना का, 5 यूनिट का, और ओवरऑल पर तो 5 का निकालना है, और पूरा कितना है ये हमें मालूम नहीं है, तो फॉर्मूला लगा दे यहाँ पर, पूरा निकालने का क्या होगा 2πr। ठीक है,
यानी पूरा परिधि का केवल 5 हिस्सा ही आपको निकालना है और ये क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर कटा के आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, उसके बाद डेटा रखिए, आपको आराम से आंसर आएगा। तो आर तो कट ही जाएगा एक ठो, वाई भी कट जाएगा, अब नहीं कटने वाला, तो क्या आ गया यहाँ से आर। ठीक है, तो यहाँ से आर आर दिया है 16.2, तो 16.2 गुना यहाँ 5 बचा था 5 और नीचे बचा 2, 2 से इसको काटेंगे 8.1, 8.1 गुना करेंगे तो कितना होगा 40.5। तो यही जो है आपका इस तरह का एरिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर एसी है, जहां डी और ई क्रमशः भुजा एबी और बीसी पर स्थित है। यदि बी डी ये है, ए डी ये है, तो इसका त्रिभुज का और समलंब का एरिया निकालना। तो इस तरह का सवाल हम लोग आपको पिछले शिफ्ट में कराए हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप इसे अपने से ट्राई करिए और सॉल्व करिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को सरल करना है, तो कर लेते हैं। ये कि गुना है या प्लस है, तो इसको कटा देंगे, 9 से 3 बार में कट जाएगा और 2 से 5 बार में, तो इसका वैल्यू आ गया 3/5 प्लस ये कितना आ जाएगा 5 गुना 5 25, 16 में 25 घटा माइनस का 19/5। ठीक है, तो कुल मिला के नीचे तो 5 ही रहेगा, इधर 3 में से 19 घट जाएगा माइनस का 16। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यदि a प्लस बी 50 और a माइनस बी 42 है, तो इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, देखिए आप इक्वेशन के जैसे इसको सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिए, क्योंकि फार्मूला यहाँ लगेगा नहीं। फार्मूला के लिए आपको ए बी चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। तो ए का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो 50 प्लस 42 करिए, उसको 2 से डिवाइड करिए तो 92 होगा, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 46 आ जाएगा। अगर बी का वैल्यू निकालना है तो इसमें इसको घटा दीजिए, यानी दोनों का अंतर को 2 से डिवाइड करिए। तो 50 में 42 घटाएंगे 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। ए का ये, बी का ये यहाँ पर रखेंगे, यानी 46 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कितना होगा, इकाई अंक देख लेंगे अलग अलग है। 6 का इकाई स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक इसका भी 6 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो इकाई अंक इसका 6 6 12 रहेगा। तो 2 इकाई अंक वाला ऑप्शन नंबर 1 है केवल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में इतना घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में न तो आता है न ही बाहर जाता है, तो इस रिसाव से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। साधारण सा सवाल है। मान लीजिए पहला टैंक, ये जो पाइप है भरने वाला, उसका नाम ए है, जो इसे 8 घंटे में भरता है। ठीक है, और ये जो लीकेज है इसका नाम मान लीजिए बी है। तो दोनों साथ में जब चलता है ए प्लस बी, तो इसको भरने में कितना टाइम लगता है, इतना 9 या 27 एक 28/3 घंटे। तो यहाँ से टैंकी का टोटल कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम 8 और 28 का कितना हो जाएगा 56। 8 से 7 बार में जाएगा और 28 से 2 बार में, और यहाँ 3 है तो 2 तिया 6 यूनिट इसका आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप, केवल ए का 7 है और ए प्लस बी का 6, तो इसका मतलब बी का एफिशिएंसी क्या है, -1 है, यानी ये जो है खाली करने वाला है। तो पूछ रहा है कि ये रिसाव जो है पूरे टैंक को कितना देर में खाली करेगा। तो रिसाव का कितना आ गया, लीकेज का -1, तो -1 से 56 को डिवाइड करिए तो 56 घंटा आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, रमेश ने एक दुकान से x+y रुपया प्रति गुड़िया की दर से इतना गुड़िया खरीदी। रमेश द्वारा दुकानदार को भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग को करना क्या है, गुना करना दोनों को। ठीक है, इस रेट से इतना खरीदा तो गुना करना है। तो गुना जब करेंगे तो क्या होगा, पहला को गुना करिए, x गुना 4x, ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, 2 ऑप्शन में है, ये दोनों हटा दीजिए। उसके बाद y² देखें, फर्स्ट लास्ट से लास्ट को गुना करिए तो 3y इंटू वाई, तो माइनस प्लस माइनस का 3y² आएगा। कहाँ पर है, केवल यहाँ पर है, ये ऑप्शन हटा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, बीच में गुना करने की आवश्यकता नहीं था उसमें। इसमें करा कि कोई राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद इतना रुपया हो जाती है। समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो 20 वर्ष के रेट से 3 वर्ष में 60% का ब्याज मिलेगा और 100% आपका मूलधन होता है। तो मिश्रधन कितना हो गया, 60 + 6, ये हो जाएगा आपका 160%, यानी 160% का वैल्यू ये हो जाएगा 8640। आपसे क्या पूछ रहा है, समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो इस दर से यानी 20% की दर से 2 वर्ष में कितना का ब्याज मिलेगा, 40% का। तो 40% का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 160 से 40 हुआ है, या इधर से देखिए 40 का 160 4 गुना है
तो किसका ये 4 गुना होगा? ऑप्शन देख सकते हैं आप, 2160 इसका आंसर होगा। नहीं तो आप इसको 4 से डिवाइड करके यहाँ का वैल्यू निकाल लीजिए। 4 दूना 8, 16, यहाँ पर 0, 2160। आगे बढ़ते, इसी के साथ हम लोग सेकेंड शिफ्ट के जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे उसको कवर कर लिए हैं। अब तीसरा शिफ्ट शुरू करते हैं, ठीक है। एक आदमी को धारा की दिशा में 91 किलोमीटर तैरने में 13 घंटे लगते हैं। वह उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 39 किलोमीटर तैर पाता है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा? दूरी 91 किलोमीटर जा रहा है, 13 घंटा लग रहा है, तो 13 से 91 को डिवाइड करिए। 13 7 यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा जो है डाउन स्ट्रीम में स्पीड है। और अप स्ट्रीम में देखिए, उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 39 जा रहा है, तो 39 को उतना ही समय यानी 13 घंटे से डिवाइड करिए, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका विपरीत दिशा में स्पीड है। हमें निकालना है शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, यानी x का वैल्यू हमें निकालना है। तो उसके लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, तो 7 3 10/2 कर दीजिए, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड आ जाएगा। अगर धारा की चाल पूछता है यानी y, तो दोनों का डिफरेंस यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है। इस प्रकार की कोण ABC 77 है, PCA x - y है, और AC बराबर 48, PQR 3x - 4 है, PR x + 3y है। तो कोण QRP ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, इसको समझिए, अच्छा सवाल है। दो ट्राइंगल सर्वांग सम है, तो बना लीजिए यहाँ पर। ये मान लीजिए पहला ट्राइंगल, इसका नाम क्या है? ABC, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल का नाम है PQR। दोनों सर्वांग सम है, तो आपको ऑर्डर मेंटेन करना है। जिस तरह से आप ABC लिखे हैं तो ABC के क्रम में PQR है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर भी PQR लिखना होगा, ठीक है। इसमें कोण ABC 77 है। कोण ABC ये है आपका 77 डिग्री। BCA x - y, BCA ये वाला कोण है x - y। AC 48, AC ये जो है 48 सेंटीमीटर है, ओके। अब इसमें कोण PQR 3x - 4 है, तो PQR ये वाला जो है 3x - 4 है, और PR x + 3y है। PR ये जो है x + 3y है। तो कोण QRP ज्ञात करना है। QRP ये वाला कोण निकालना है। तो ये वाला कोण कितना होगा? देखिए, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके कोण बराबर होंगे, संगत कोण। तो ये 77 को इसके बराबर कर देंगे और x - y को इसके बराबर, यानी इसका वैल्यू भी क्या होगा? ये भी x - y ही होगा जो यहाँ पर है। अब आपको निकालना है x और y का वैल्यू, दोनों का निकल जाएगा तो ये कोण आपको पता चल जाएगा। अगर हम लोग इन दोनों कोण को बराबर कर दें, जो कि बराबर होगा, तो यहाँ से 3x - 4 बराबर 77। तो x बराबर कितना होगा? 77 4, 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27। x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 27। अब आपको निकालना है y का वैल्यू, तो वो कहाँ से निकलेगा? देखिए, अगर ये सर्वांग सम है तो इनके संगत भुजा भी बराबर होंगे, यानी AC बराबर PR, AC बराबर PR। तो यहाँ पर PR का वैल्यू ये है, तो ये x + 3y, तो x का वैल्यू जो आप निकाले हैं 27 वो रख दीजिए। तो 27 प्लस का 3y बराबर 48 कर देंगे। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा? 48 में 27 घट जाएगा तो 21, और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7, यानी y का वैल्यू 7 है। तो ये x - y का वैल्यू क्या होगा? x का 27 है, y का 7 है, तो घटाएंगे तो 20 डिग्री। तो 20 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैदान का क्षेत्रफल निकालना, और आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई है, तो दोनों को गुना कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, दो दोनों जगह है तो काट देंगे, 2 से ये 2 बार में, ठीक है, और ये भी काट दें, तो नीचे 2 रह गया। देखिए, ऊपर आपको दोनों जगह एक्शन लेना, नीचे एक बार, जैसे 2 से काटे हैं 2 बार में, तो 2 से ऊपर दोनों जगह कटाना है, क्योंकि बीच में प्लस है। अगर नहीं कटाइएगा तो गलत हो जाएगा। तो ऊपर आ गया a + √5, a - √5, नीचे आ गया 2 × 2, तो नीचे 4 आएगा। तो 4 दो ऑप्शन में, ये दोनों तो होगा ही नहीं। और a + b और a - b का फॉर्म यहाँ बन रहा है, तो जब गुना होगा तो a² माइनस का b² जो कि √5 है, तो इसका स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। आगे बढ़ते, स्थिर जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति
26.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाकर जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए नाव की चाल यानी x और धारा की चाल यानी y आपके पास है, और ये जा रहा है एक बार धारा की दिशा में, एक बार विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में यानी कि अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालें तो उसके लिए क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। तो 17 + 16 कर देंगे तो कितना होगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम का जो है स्पीड है। अगर हमें अप स्ट्रीम का निकालना है तो क्या करना होगा, दोनों का डिफरेंस करना होगा। तो 17 में 16 घट जाएगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत दिशा में इसका स्पीड होगा। अब वो जा रहा है इतना किलोमीटर धारा की दिशा में और वापस भी आता है इतना किलोमीटर। अगर वो धारा की दिशा में इतना जा रहा है 26.4 और वापस भी आ रहा है तो विपरीत दिशा का स्पीड देखिए 1 है। अगर इतना दूरी को 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही टाइम आएगा 26.8, और उसमें प्लस होगा डाउन स्ट्रीम का टाइम। तो इससे बड़ा ही आंसर होगा टाइम में, इससे बड़ा एक ही ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी इससे छोटा है, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। अगर आपको निकालना है तो फिर आपको 26.4 में ये 33 से डिवाइड करना होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा ये, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 240 3 अट्ठे 24, ये सीधा सीधा 0.8 बार में जा रहा है। तो इसको जोड़ दीजिए 26 इधर 1 यानी कि 27.2, इतना घंटा जो है इसका टाइम होगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ये है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस बेलन का निर्माण एक आयत को उसकी लंबाई के चारों ओर 360 डिग्री घुमा कर किया जाता है तो इस आयत का परिमाप कितना होगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ समझिए, मान लीजिए कि ये जो है आपका आयत है, इसको क्या किया है, लंबाई के चारों ओर घुमाया है। अगर मान लीजिए ये आपका लंबाई है और इस बिंदु को पकड़ के ऊपर नीचे आप घुमाएंगे तो आपका इस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, जो कि एक क्या होगा, सिलेंडर होगा, जिसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, बेलन यहाँ पर इस तरह से कर दीजिए, इसको मिला दीजिए, तो इस तरह का एक बेलन का निर्माण होगा और इसी बेलन का आयतन और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो आयत था, ठीक है, ये जो हम आयत बनाए थे पहले, ये ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है अभी, तो इसका जो लंबाई था ये क्या बन गया, ये बेलन का ऊंचाई बन गया। तो ये आपका, अब सीधा सीधा बोल सकते हैं, जो बेलन का ऊंचाई है वही आयत का लंबाई है। एक तो ये, दूसरा कि आप देख सकते हैं ये जो आयत का चौड़ाई है वो घुमाने के बाद ये बेलन का जो आधार है वो वृत्ताकार होगा, तो ये वृत्त का परिधि बन जाएगा, यानी बेलन के आधार का क्या बन जाएगा, ये परिधि। तो आप बोल सकते हैं कि आर बराबर इसका पी होगा, ई एल इसका आयत का। ठीक है, तो आपको एच और आर दोनों निकालना, उसके बाद आयत का परिमाप निकाल देंगे। तो देखिए बेलन का आयतन दे रखा है 4851। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो ऊपर ये देंगे 4851 और नीचे आ जाएगा आपका 462। इसको कटाइए, तो 8 4 12 6 18 4 6 10 2 12। ठीक है, 3 और 2 से कट रहा है और ये 11 से भी कट रहा है, तो 11 से काटेंगे सबसे अच्छा, छोटा हो जाएगा। 11 चौके 11 दूना, 11 चौके 11 चौके 11 इक्का 11। तो ये देखिए 21 का स्क्वायर है, तो 21 से 2 बार में, ये 21 से 21 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर कटाइए, एच से एच कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, और यहाँ से 2 इस 2 को काट देगा। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 21, यानी आर बराबर आपने निकाला 21। तो पता चल गया आपको चौड़ाई क्या है, 21 है। ठीक है, उसके बाद अगर ये आर का वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो आप यहाँ से ये उठाइए, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h फॉर्मूला होता है। 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर निकाले हैं आप 21 इंटू एच हमें निकालना है, यही आयत का लंबाई होगा, बराबर कितना दे रखा था, 462। कटाइए इसको, 7 से 3 बार में कट रहा है। ठीक है, 22 से ये कट जाएगा, 22 दूना 44, 22 एक्का 22, 3 से ये कट रहा है 7 बार में। तो एच का वैल्यू कितना हो गया, 7/2। आप इसको बोल सकते हैं 3.5। तो ये जो लंबाई है इसका 3.5 है। अब निकालना है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप कैसे निकलेगा, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो 2 इंटू एल कितना है 3.5, चौड़ाई कितना है 21, तो दोनों को जोड़िए 21 3 24.5, तो 24.5 गुना 2 ये हो जाएगा 48 1 49 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से विभाज्य है? ठीक है, देखिए 44 से वही नंबर विभाज्य होगी जो 4 और 11 दोनों से विभाज्य होगी, क्योंकि 4 गुना 11 बराबर 44। अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर तो विषम है, ये दोनों 4 से विभाज्य नहीं होगा, बचा 2 ऑप्शन। तो 4 से विभाज्यता क्या होता है कि आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कटनी चाहिए। यहाँ 50 है, 4 से नहीं कट रहा है, ये भी आंसर हट गया। एक ही ऑप्शन है आपके पास, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का, ठीक है कितने वर्षों का, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 रुपया है और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया, तो मूलधन कितना है? ठीक है, अच्छा सवाल है, बस आपको समझना है। देखिए अगर देखें तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है 40 रुपया, तो प्रत्येक साल का कितना होगा 20-20 रुपया, यानी पहला साल इसको 20 रुपया का ब्याज मिलेगा और दूसरा साल भी इसको 20 रुपया का भी ब्याज मिलेगा। उसके बाद अगर ये चक्रवृद्धि कैलकुलेट होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो पहला साल ब्याज कमाया है इस पर भी ब्याज मिलेगा, दूसरा साल में कितना मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से पता चलेगा 40 रुपया साधारण ब्याज है, 41 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, वही 1 रुपया आप ब्याज पर ब्याज कमाए हैं, यानी पहला वर्ष का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज आप 1 रुपया कमाए हैं दूसरा साल में। तो आप देख सकते हैं कि 20 से 1 हुआ, कितना हो रहा है 1/20, ठीक है। तो ये जो ब्याज निकला पहला साल ये भी मूलधन का हुआ होगा, कितना 1/20। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि मूलधन का 1/20 बराबर 20, तो मूलधन कितना 20 गुना 20 400, तो 400 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना, तो कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा, 2 से काट देंगे 2 बार में, 2 से कट गया 13 बार में, तो यहाँ का वैल्यू हो गया 13, ठीक है, जिसको गोल घेर रहे हैं वो उसका वैल्यू है। तो ये आ गया 12 में से 2 घटा 10, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 दूना 8, तो यहाँ का वैल्यू आ गया 8। उसके बाद यहाँ पर आइए 4 चौके 16, नीचे 3 है, ठीक है, 4/3 गुना 4 भी आप करेंगे तो भी आपको 16/3 ही मिलेगा, तो यहाँ का वैल्यू ये हो गया। अब हमें निकालना टोटल वैल्यू, तो यहाँ देखिए गुना है तो 13 गुना 8 हो गया, आगे भाग है, अगर इसको गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, ठीक है, 3 ऊपर 16 नीचे आ जाएगा, 8 से 2 बार में कटेगा, अब नहीं कटने वाला है। 13 या 39 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 39 का आधा 19.5, 19.5 इस सवाल का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ता, 2000 पर 5.75% वार्षिक दर से 15 फरवरी 2023 से 29 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल हम आपको पिछले शिफ्ट में इसी वीडियो में करके दिखाए हैं, बस आपको यहाँ पर गिनना आना चाहिए। 15 फरवरी से काउंट करना, तो 28 दिन का फरवरी होगा 2023 में, जिसमें 15 दिन चला गया तो बाकी बचा 13 दिन, ठीक है। उसके बाद मार्च 31 दिन, उसके बाद अप्रैल 29 दिन, तो कुल मिला के 30 20 50 10 60 4 64 9 73 दिन, यहाँ भी हो रहा है वहाँ भी 73 दिन ही था। अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं ये दिया है, 171 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के समरूप इसकी ऊंचाई की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी 171 सेंटीमीटर अगर आधार होगा तो उसका ऊंचाई क्या होगा इस त्रिभुज में, ये पूछ रहा है। तो आप डायग्राम बना के समझिए। ये मान लीजिए ये त्रिभुज है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, इसका नाम है ABC, ठीक है। तो इसका भुजा जो है 109 171 100 है, तो मान लीजिए कि ये जो है आपका 109 सेंटीमीटर है, ये 171 सेंटीमीटर है और ये 100 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछ रहा है कि ये जो 171 के समरूप ऊंचाई है, इस तरह से अगर आप लोग ऊंचाई खींचेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा लंबाई, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये जो तीनों भुजा दे रखा है इन तीनों भुजा से हीरोन के फॉर्मूला लगा करके एरिया निकालिए, फिर उस एरिया को इस एरिया के बराबर करिए। ये एरिया कौन सा एरिया, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, दोनों को बराबर करेंगे तो आपको ऊंचाई मिल जाएगा। तो हीरोन का फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको एस निकालना होगा, उसके लिए सबको जोड़िए, 109 + 171 + 100, तो कुल मिला के 380 हो गया। तो 380 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा कितना 190, तो एस आपका आ गया 190।
अगर आप एरिया निकालिएगा तो उसके लिए रूट अंडर ये s यानी 190 गुना s माइनस ए, तो 190 में 109 घटा देंगे तो कितना बचेगा 81, ठीक है, गुना s माइनस बी यानी 190 माइनस 171, ये आ जाएगा कितना आएगा 19, गुना 190 माइनस 100, ये आ जाएगा 90। अब इसका वर्गमूल लीजिए, तो आप देखिए 19 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 0 यहाँ है यहाँ, यानी 2 को 10 है, 2 बार 10 है तो एक 10 आप बाहर कर लीजिए पहले, फिर 19 2 बार है तो 19 एक ठो बाहर कर लीजिए, फिर आपका 81 का 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 81 का वर्गमूल, फिर यहाँ देखिए 9 बचा था क्योंकि यहाँ से केवल 10 लिए थे, तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो ये जो है कुल मिला के आपका एरिया है। जबकि अगर हम लोग 1/2 गुना आधार जो कि है BC गुना ऊंचाई जो कि है H माने है, इससे निकालेंगे तो एरिया कितना होगा, इतना ही होना चाहिए। तो गुना कर लेंगे 19 9 171 गुना 30, तो 171 गुना 30। BC का वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, 171 है तो ये 171 ले लीजिए, BC हटा दीजिए, तो 171 से 171 कट जाएगा, तो इस तरफ जाके गुना होगा तो H का वैल्यू कितना होगा 30 दूना 60, तो 60 ही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, यदि 3 cot a बराबर 2 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या, देखिए ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है ये क्या है, ये दोनों ये ट्रिगोनोमेट्री के आइडेंटिटी है। सीधा सीधा आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर 3 तो है ही, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर, ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे नीचे, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉट स्क्वायर ये भी टेन स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर में, तो कॉट स्क्वायर का कॉट बाहर आ जाएगा और टेन स्क्वायर का टेन बाहर आ जाएगा, और 3 जो है रूट के अंदर ही बचेगा। बस आपको यहाँ पर वैल्यू रखना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कॉट बराबर क्या है, कॉट बराबर हो जाएगा 2 ये 3 आके नीचे 2/3, तो ऊपर तो आ गया 2/3, नीचे क्या आएगा 10 का वैल्यू, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 है तो 3/2, क्योंकि 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3/2। तो कुल मिला के, और ये √3 भी है ले लेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूना 4, नीचे 3 तिया 9 और √3, तो 4/9 √3 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी 13 का अगर गुणज लिखे तो पहला तो 13 होगा, दूसरा 13 दूना 26 होगा, इसी तरह से लास्ट में कौन सा होगा 13 गुना 17 होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 13 गुना 1, यहाँ पर 13 गुना 2, इसी तरह से जाएगा, तो बीच में ऐसा कौन सा गुणज इसका आया होगा, तो आप देख सकते हैं 1 और 17 को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, तो वो गुणज बीच में होगा, यानी कि 13 का कितना गुना 17 + 1 18 का आधा 9 गुना, तो 13 नमा 117 जो है इसका एवरेज होगा, क्योंकि ये जो है एक तरह का AP है, सीरीज है, और हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी सीरीज का एवरेज उसके बीच में होता है, तो 117 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते, मान लीजिए कि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, यदि द्विघात समीकरण ये इसके मूल पूर्णांक है तो a का न्यूनतम मान कितना होगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से समझना होगा, कारण मूल जो है इनके पूर्णांक है, अगर इस इक्वेशन का मूल निकालें यानी रूट्स, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस का b प्लस माइनस √d/2a ये होगा, और ये जो x है ये कह रहा है कि पूर्णांक है, ये अगर पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रूट के अंदर d है ये वाला वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी उसका वर्गमूल किया जाना चाहिए, तब जाके ये जो x का वैल्यू है यानी इसका मूल ये पूर्णांक होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिर्फ d निकालिए, तो d बराबर होता है b² - 4ac, तो कितना हो जाएगा b देखिए x का गुणांक जो कि है a-1, और माइनस में तो स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, कुल मिला के a-1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का 4ac, 4 × a मतलब ये a नहीं, ये तो इसका पद है ना, तो a आ जाता है ये x² का गुणांक 1 × c में ये आएगा अचर पद आपका 4a + 7, 4a + 7, ठीक है। तो ये जो है ये √d हम लोग निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है √d, तो ये √d जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि ऑप्शन से वैल्यू रख के देखना है कि
एक एक किस वैल्यू पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है, ठीक है। और शुरू कहाँ से करना है, सबसे छोटा वैल्यू से, क्योंकि न्यूनतम वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 19 है। अगर आप 19 इसमें रखते हैं तो इकाई अंक आप देखिए, आपको एक चीज़ भी पता होना चाहिए, किसी भी वर्ग संख्या की इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी अंक हैं सारे हो सकते हैं। तो अगर हम लोग 19 लें तो 19 का इकाई अंक 9 है, तो 9 में से एक घटेगा 8, 8 का स्क्वायर 64, जो कि होगा 4, 64 का 4 इकाई अंक हो गया। उसके बाद अगर ए का वैल्यू हम लोग 19 लें 9, तो 9 चौके 36, 36 का 6, 7, 13, 3 आ गया, 3 चौके 12, 2 आ रहा है, ठीक है। यानी 4 में से 2 घटेगा, इकाई अंक इसका 2 बनेगा। तो रूट के अंदर 2 आ रहा है, इसका मतलब इसका वर्गमूल पॉसिबल नहीं है, तो 19 वैल्यू जो नहीं होगा। आगे चेक करेंगे ए का वैल्यू क्या लेकर के, अगला जो है 21 है, 19 के बाद 21 अगर लें तो 21 का 1 में से घटा 0, तो ये इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ये हम लोग कर चुके हैं, तो ये 0 आ गया पहला। दूसरा -4 1 और यहाँ पर ए अगर 21 लें तो 1 का 4 में गुना होगा, 4 1 का 4 7 11 बनेगा, इकाई अंक 1 बना, 1 गुना 4 करेंगे तो 4 होगा, यानी 0 - 4 करना है। तो 0 में 4 यानी 10 में 4 घटेगा तो 6 बन रहा है। तो इकाई अंक 6 बन रहा है और ये रूट के अंदर है, इसका मतलब 6 इकाई अंक वाला संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही, एक ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन को भी देख सकते हैं चेक करके, क्या इकाई अंक इसका इस तरह का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 25 का 5 ले लें तो 5 में से घटा 4 का स्क्वायर 16, 6 आ गया। और इधर यहाँ क्या है, 5, 5 चौक 20, 2, इधर 7 हो गया, 7 चौक 28, 6 में से 8 घटाना, ठीक है। तो 16 में से 8 घट जाएगा 8, 8 का पॉसिबल नहीं होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसी तरह आप 23 का भी चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, इसका भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी, जिनकी माप क्रमशः 14 और 6 सेंटीमीटर है, जो केंद्र के एक ही तरफ हैं, एक दूसरे के समांतर है। यदि उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, इस तरह से एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। अब जो है इसमें हम लोग इसका जीवा खींचेंगे। तो जीवा का नाम है ए बी 14 सेंटीमीटर, तो ये केंद्र अगर है तो बड़ा जीवा केंद्र के नज़दीक होगा, तो ये मान लेते हैं ए बी जीवा है, और छोटा जीवा 6 सेंटीमीटर है, ये केंद्र से थोड़ा सा दूर होगा, सी डी इसका नाम है। अब इसके बाद इसको मिला दीजिए, आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री का होता है, और इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये एम पॉइंट है, ये एन है, और इसका केंद्र जो है ओ है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर समझना होगा कि अगर ओ से बी को मिला दे तो ये रेडियस है, और ओ से डी को भी मिला दे तो ये भी रेडियस है, ठीक है। अगर रेडियस हमें निकालना है पाइथागोरस से, तो ओ एम का स्क्वायर ओ बी बी एम का स्क्वायर करेंगे। अगर ये ट्रायंगल देखें ओ डी एन का, तो अगर इसमें रेडियस निकालना तो ओ एन का स्क्वायर प्लस ओ डी एन डी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माप लिखिए, पूरा जीवा 14 सेंटीमीटर है, तो आधा कितना होगा, 14 का आधा 7 हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका 7 हो गया, ठीक है। उसी तरह एन डी कितना होगा, पूरा 6 है तो ये हो जाएगा 3, पूरा सी डी कितना 6 है तो हाफ हो जाएगा 3, और इनके बीच का दूरी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर, और ओ से एम तक नहीं मालूम है, एक्स मान लीजिए। अब यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर बराबर कर दीजिए, यानी पाइथागोरस में एच का वैल्यू बराबर कर दीजिए। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ओ बी अगर निकालें तो एक्स का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बराबर, उसी तरह ओ डी इधर से निकालें तो ये क्या होगा, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर। तो कैलकुलेट करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस का 49 हो जाएगा, बराबर इधर एक्स का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो दोनों साइड कट ही जाएगा, और इधर हो गया 16 9 25, 49 में 25 घट जाएगा, बचेगा 24 बराबर 8x, 8 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अगर x का वैल्यू 3 है तो यही जो है आपका रेडियस था, नहीं तो आप यहाँ भी x का वैल्यू 3 रख के, ये 3 है ये 7 है, तो 7 3 पर पाइथागोरस लगा के ओ बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 का स्क्वायर 49, यानी रूट अंडर 58। अगर रेडियस रूट 58 है तो व्यास कितना होगा, इसका 2 गुना, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। आगे बढ़ते,
एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है और अंकित मूल्य 1032 है। यदि विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर 50% की छूट देकर बेचता है और उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सीपी और एमपी का रेशियो अभी जस्ट ही आपको बताया है क्या होता है। सीपी और एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ये होता है। बस आपको यहाँ पर वैल्यू रखना है। क्रय मूल्य 300 है तो 300 और मार्क प्राइस दिया है 1032 तो 1032 ले लेंगे बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 50 है तो 100 में 50 घटेगा तो 50 बचेगा। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट यानी निकालना आपको तो 100 प्लस पी रहने दीजिए यहाँ पर। अब देखिए आप यहाँ पर कटा सकते हैं इसको, 5 से ये कट जाएगा, 50 से कट जाएगा 6 बार में, 6 से ये कट जाएगा, 6 का 6, 6 सत्तर 42, 6 दूना 12, 172। तो सीधा सीधा 100 प्लस पी बराबर 172 तो पी का वैल्यू कितना 172 में 100 माइनस कर देंगे तो 72। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ समझिए 100% आपका कॉस्ट प्राइस है और 72% आपका क्या है प्रॉफिट है, जो कि दोनों जोड़ के 172 यहाँ पर आया। आगे बढ़ता, तो ये लास्ट सवाल था तीसरा शिफ्ट का। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन कर लिए और ऐसे सवाल को सॉल्व किए जो सवाल रिपीट नहीं हुए थे और ना ही ज़्यादा इजी थे। ठीक है, तो इसी के साथ इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।